चलिए अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज बैक बॉन्डिंग का, ये हम देख लेते हैं। ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों जगहों पर वैलिड रहता है। ठीक है, तो पहले इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं विद सम एग्जांपल्स, और उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन वाला पार्ट देखेंगे हम। ठीक है ना? तो अभी बैक बॉन्डिंग मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट अ बॉन्ड ओनली। ठीक है, और ये किस टाइप का बॉन्ड रहेगा? तो हम बोलते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सी चीज़ होती है? हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि दो एटम्स जो हैं वो क्या करें, उनके दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कर लें और उनमें क्या हो जाए, उन ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो जाए। ठीक है, तो हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है दैट इज नथिंग बट व्हाट, तो हम बोलेंगे दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इन ऑर्बिटल्स में क्या होता है, हम बोलेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड जो होता है दैट अगेन इज अ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। समझ आ गई बात ये? तो यहाँ पर भी हर कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही क्या रहेगा, दो एटम्स के बीच में दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग रहेगी और उनमें दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो रहेगी इसकी कोवेलेंट बॉन्ड जैसी कॉमन होगी। नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, नॉर्मल बॉन्ड बन चुका होता है। समझ आती है बातें? और उसके बाद भी यदि कौन सी वाली चीज़ है कि वो जिन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स बने थे मॉलिक्यूल में, वो क्या करें, एक नया बॉन्ड बनने की, एक नया कोवेलेंट बॉन्ड बनने की यदि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो फिर वहां पर ये बॉन्ड हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में नॉर्मल बॉन्ड्स के बन जाने के बाद फिर क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है। समझ आ गई बात ये है ना? हमने बोला कि बैक बॉन्ड रहेगा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ही, बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में नॉर्मल बॉन्डिंग हो जाने के बाद फिर इसका इस नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आया समझ में? ठीक है, इसके लिए लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो रहेगा क्या ही, तो हम बोलेंगे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही। समझ आ गई बात ये? ठीक है, अब नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, दो ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दो एटम्स के बीच में। क्लियर है ना? अब बैक बॉन्डिंग कहाँ बनेगी, किन मॉलिक्यूल्स में ये देखने को मिलेगी? ठीक है, अभी हम समझें तो हम क्या देखते हैं इसमें, तो हम बोलेंगे कि जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है उनमें से एक एटम के ऊपर क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, और जो दूसरा एटम रहेगा उस दूसरा एटम पर क्या होना चाहिए, तो हम बोलेंगे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। है ना? बैक बॉन्ड कब बन सकता है, तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिनमें क्या देखने को मिलेगा हमको, तो हम बोलेंगे जो दो एटम्स के बीच में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है उनमें से एक एटम के ऊपर क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और जो दूसरा वाला एटम है इसके ऊपर क्या होना चाहिए, दैट लोन पेयर। समझ आ गई बात ही? जब ये वाली कंडीशन होगी तो क्या हो जाएगा, जो लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है वो क्या कर लेगा, तो हम बोलेंगे जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसके साथ वो साइडवेज ओवरलैपिंग कर लेता है। समझ आ गई बात ही? इसका मतलब जो बैक बॉन्ड होता है ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे बैक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। समझ आ गई बात ये है ना? बैक बॉन्ड क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे बैक बॉन्ड जो होता है ये एक पाई बॉन्ड होता है। आया सबको समझ में? बैक बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड। क्लियर है अच्छे से ये? ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे यहाँ पर, हमने बोला बैक बॉन्डिंग जो है इसमें एक कंडीशन तो क्या थी, तो मतलब जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है उनमें से एक पर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल होना चाहिए। इस वैकेंट ऑर्बिटल और इस लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, और इससे बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, दैट इज पाई बॉन्ड। तो हम क्या बोलेंगे कि बैक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखें हम, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि एक और इसमें लिमिटेशन होता है कि जिन दो एटम्स के बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है उनमें से एक क्या होना चाहिए, तो हम बोलेंगे एक तो सेकंड पीरियड का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा थर्ड पीरियड का हो तो ज़्यादा अच्छा है, फोर्थ और फिफ्थ वाले हों तो भी चल तो जाता है, बट बैक बॉन्डिंग काफ़ी पुअर होती जाती है ना? तो यहाँ हमने सेकेंड और थर्ड पीरियड लिखा है, बट थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स भी यदि हों तो क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो तो जाती है बट कौन सी वाली चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे तब उस केस में है ना क्या होता है, तो हम बोलते हैं तब उस केस में बैक बॉन्डिंग जो होती है उसका एक्सटेंट कम कम होता जाता है। आया समझ में अच्छे से ये? ठीक है, तो क्या बोले हमने, दो कंडीशन जब होंगी तो बैक बॉन्ड बनेगा, है ना? और एक दो
कंडीशंस कौन सी हैं? तो हमने बोला एक एटम, जो दो बॉन्डेड एटम्स उनमें से एक के ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल और दूसरे पे लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल होना चाहिए। और दूसरा क्या बोला हमने कि एक एटम जो होता है उसका सेकेंड पीरियड वाला होना जरूरी है, दूसरा थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, मतलब दूसरा सेकेंड पीरियड भी हो सकता है, थर्ड पीरियड भी और उसके ऑनवर्ड्स भी होता है। जैसे जैसे क्या होता जाएगा, ये दूसरा एटम का पीरियड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग जो होती है वो पुअर पुअर होती जाती है। समझ आ गई बात? ये है ना, इसकी बेसिक वजह अपन जानते हैं क्या होती है, तो हम बोलते हैं बेसिक वजह ये होती है ना, कि क्या होता है, ओवरलैपिंग जिन ऑर्बिटल्स में हो रही है उनमें जैसे जैसे एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे कौन सी चीज होती जाती है, बनने वाला बॉन्ड ज्यादा ज्यादा पुअर होता जाता है। आया ना समझ में? ठीक है, तो इसलिए ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे है ना, मतलब जैसे जैसे क्या होता जाएगा, उनका पीरियड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है, और एनर्जी बढ़ती जाएगी तो बनने वाला बॉन्ड ज़्यादा ज़्यादा वीक होता जाता है, मतलब बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट जो होता है वो पुअर होता जाएगा। आया समझ में? ठीक है, अब बैक बॉन्डिंग क्या है, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से हो रही है, तो कॉमन सेंस है कि कौन नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे एस ऑर्बिटल कभी भी बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, तो हम बोलेंगे या तो दो पी ऑर्बिटल से इन्वॉल्व होते हैं या एक पी रहेगा और एक डी रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से बैक बॉन्डिंग जो होती है वो क्या हो सकती है, तो हम बोलेंगे इट कैन बी पी पाई और इट कैन बी व्हाट दैट पी पाई डी पाई। आया क्या समझ में? है ना, क्या बोला अपन ने, बैक बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, इट इज साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वेज ओवरलैपिंग हो रही है। इस वजह से कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे साइड वेज ओवरलैपिंग करने के लिए ऑर्बिटल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो या तो पी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं या डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कभी भी बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। समझ आ गई बात ये? तो अभी यदि ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स कौन से हैं, पी पाई, मतलब दोनों ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स आर पी ऑर्बिटल्स, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज पी पाई बैक बॉन्ड। ठीक है, और ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स में भी एक पी है और एक डी है, तो फिर बॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी, इट इज पी पाई डी पाई। समझ आ गई बात ये? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो टाइप की हो सकती है बैक बॉन्डिंग, इट कैन बी व्हाट दैट पी पाई और इट कैन बी व्हाट दैट पी पाई डी पाई। समझ आ गई बात है? डी ऑर्बिटल यदि आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो उससे डेल्टा बॉन्ड बनता है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या रहेगी, इट इज पी पाई और इट इज व्हाट दैट पी पाई डी पाई। आगे समझ में अच्छे से ये? ठीक है ना, तो नॉर्मल है, अब इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं तो समझ में आने लग जाएगा हमको। जैसे बोरॉन फ्लोराइड है, ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, हम बोलते हैं बोरॉन जो है इसमें किसकी अवेलेबिलिटी होती है, तो हम बोलेंगे बोरॉन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर इज 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे ये क्या करता है, जब इसको तीन बॉन्ड्स बनाने तो इसका एक एस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप लगा के कहाँ आ जाता है, पी में आ जाता है, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाते हैं, दैट इज 3। तो ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स से क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन चुके हैं। समझ आ गई बात ये? है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर नॉर्मल 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन चुके हैं। समझ आई बात अच्छे से ये? ठीक है, और यहाँ पे यदि 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए हैं तो उसके बाद भी बोरॉन के पास किसकी अवेलेबिलिटी है, तो हमने बोला वन ऑफ द पी ऑर्बिटल दैट इज स्टिल वैकेंट। ठीक है, तो हमने बोला बोरॉन ने यहाँ पर जब फ्लोरीन से रिएक्शन करके BF3 बनाया तो कौन सी चीज है यहाँ, तो हमने बोला बोरॉन पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन जो है इसके ऊपर क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे इसके ऊपर 3 लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी होती है ना, फ्लोरीन पर क्या रहेगी, तो हमने बोला फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं, तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये वाला जो वैकेंट ऑर्बिटल और फ्लोरीन का फील्ड ऑर्बिटल है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, और इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या हो गया यहाँ पर, तो हमने बोला इधर ये बोरॉन फ्लोरीन के बीच में एक बैक बॉन्ड बन गया है ना। क्या कंडीशन थी, तो हमने बोला इट इज एक एटम पर वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे पर लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल ना, बॉन्डेड एटम्स पर। तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बैक बॉन्ड के बनने की। समझ आ गई बात ये? तो इस तरीके से इनमें कौन सी चीज हो गई, तो हमने बोला इनमें क्या हो गया, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया है ना। बैक बॉन्ड क्या था, दैट वाज सेकंड बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो इट हैज टू बी अ पाई बॉन्ड, वो लिख लिया हमने। इस पर हमने क्या लगाया, फ्लोरीन पर पॉजिटिव, बोरॉन पर नेगेटिव। क्यों लगाया अपने को पता ही है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन डोनर है और बोरॉन क्या है, दैट इज एक्सेप्टर, क्योंकि बॉन्ड क्या दैट इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
समझ आ गई बात ये, है ना। अब क्या बोलेंगे अपन, ये बोरॉन फ्लोरीन जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे, ये वाले दोनों फ्लोरीन एटम्स जो हैं ये भी बोरॉन के साथ उन्हीं ओरिएंटेशंस पर हैं। तो यदि ये फ्लोरीन बोरॉन के साथ क्या बना सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है, तो फिर ये वाले दोनों फ्लोरीन भी बना सकते हैं। समझ आ गई बात ये। तो बैक बॉन्डिंग हमने तीनों फ्लोरीन से 1 by 1 करवा दी, है ना। अब ये अपने को किसके जैसा लग रहा है, दैट इज रेजोनेंस। तो हम क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग जो होती है दैट इज नथिंग बट व्हाट, रेजोनेंस ओनली, है ना। बैक बॉन्डिंग क्या रेजोनेंस ही है। क्लियर हुआ ये, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम क्या बना लेंगे, हम बोलेंगे इनको, हम तीनों को क्या बोल देंगे, दैट इज कैनोनिकल फॉर्म्स। और इनसे हम क्या बना लेते हैं, दैट हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें बोरॉन फ्लोरीन के बीच में क्या आ जाता है, दैट पार्शियल डबल बॉन्ड। सेंट्रल एटम पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो साइड एटम्स जो होते हैं इन पर क्या आ जाएगा, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई क्या बात ये, है ना। तो क्या बोला अपन, ये बैक बॉन्डिंग देख ली हमने सिंपल, क्या कंडीशन थी, तुमने बोला एक एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरे पर लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल। इसको अपन क्या बोलेंगे, तो बोरॉन भी सेकंड पीरियड का और फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है। तो ये जो बैक बॉन्ड बनेगा ये कौन सा होगा, दैट इज 2 पाई, मतलब दैट इज पी पाई पी पाई। समझ आ गई बात ये, दिस इज पी पाई बैक बॉन्ड, जिसमें दोनों ही ऑर्बिटल्स वैलेंसी शेल वाले किसके थे, दैट इज सेकंड पीरियड के थे। समझ आ गई बात ये। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस कम है, इस वजह से क्या रहेगा, ये वाला बैक बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या स्टेबल होता है। आया क्या समझ में, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग के कैरेक्टर्स अपन ने देख लिए थे ना, कंडीशन देख ली थी और ये कैरेक्टर्स देख लिए थे, ठीक है। फिर ये बैक बॉन्डिंग का हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, समझ आ गया, है ना। अब क्या देखना है हमको, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा, बेसिकली एप्लीकेशन भी रहेगा, है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैक बॉन्डिंग में क्या है, हम बोलेंगे इट इज अल्टरेशन इन बॉन्ड लेंथ, है ना। बैक बॉन्डिंग की वजह से हमको क्या देखने को मिल सकता है, तो हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ जो होती है वो चेंज होती हुई दिख सकती है। अब जैसे BF3 में हम क्या फील करते हैं कि बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड इज सिंगल, ठीक है। बट क्या देखा था हमने यहाँ पर कि तीनों फ्लोरीन ने 1 by 1 अपना लोन पेयर बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर कर लिया था। इस वजह से कौन सी चीज हो गई थी, हमने बोला इस वजह से तीनों बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड क्या हो गए थे, 1 by 1 डबल हो गए थे। तो जब हमने हाइब्रिड बनाया था तो तीनों बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड कैसे हो गए थे, देवर पार्शियल, ठीक है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गए थे। तो इनके पार्शियल डबल होने की वजह से कौन सी चीज हो गई, हमने बोला बॉन्ड जो था ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। समझ आ गई बात ये, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लंबा रहेगा और पार्शियल डबल बॉन्ड क्या रहेगा, दैट इज छोटा रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जिस बॉन्ड को हम सिंगल बोल रहे थे वो एक्चुअली सिंगल ना होते हुए क्या था, दैट वाज पार्शियल डबल, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ ऑल्टर हो गई, क्या हो गई, एक्सपेक्टेड से छोटी, ठीक है। तो हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ में ऑल्टरेशन हो सकता है। आया समझ में, है ना। क्या हो जाएगा, तो हमने बोला यहाँ पर इसमें बॉन्ड लेंथ में ऑल्टरेशन हो जाएगा, एग्जाम्पल ये वाला, क्लियर है अच्छे से ये, है ना। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, चेंज इन बॉन्ड एंगल और चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अभी दोनों का एग्जांपल एक साथ है इसलिए दोनों पॉइंट्स को एक साथ बोल रहे हैं कि बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो सकता है और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो सकता है ना। एग्जाम्पल ये देखिए कौन से, दिस इज H3BO3, ना BOH होल साइड, है ना। बोरॉन में तो फिर से क्या हो गया यहाँ, तो हमने बोला बोरॉन ने ये नॉर्मल 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लिए, बोरॉन पर फिर से क्या था, इट वाज व्हाट दैट, हमने बोला बोरॉन पर फिर से एक वैकेंट p ऑर्बिटल था, ठीक है। अब बोरॉन पर यदि वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे बोरॉन पर यदि वैकेंट p ऑर्बिटल रहेगा तो क्या हो जाएगा, इस ऑर्बिटल के साथ ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। तो बॉन्डेड एटम में एक क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, और एक क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल। तो ये भी क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज बैक बॉन्डिंग की, ठीक है। अब ऑक्सीजन का ये लोन पेयर यदि किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, हम बोलेंगे बोरॉन के वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाने में, तो हम क्या बोलते हैं कि जो पाई बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाता है, और वो किस में नहीं होता, फिर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता। समझ आती है ना बात ये। तो ऑक्सीजन जो है क्या बोलेंगे अपन, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर तो किस में काउंट होने लगा, दैट इज इन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि वो किस में इन्वॉल्व था, दैट इज इन बैक बॉन्डिंग।
आई ना बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन जो एक्सपेक्टेड था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, क्या हो गया, दैट इज sp2। समझ आ गई बात ये? और करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा, sp2 होने की वजह से उसके बॉन्ड एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे, है ना। एक्सपेक्टेड क्या था, sp3 वाले बॉन्ड एंगल, लेकिन लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट किसमें हो गया, तो हमने बोला लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 के बजाय sp2 हुआ, तो बॉन्ड एंगल भी करस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद फिर नहीं, सेकंड और थर्ड उन दोनों का एग्जांपल एक साथ हमने देख लिया कि ऑक्सीजन के लोन पेयर के बैक बॉन्डिंग में जाने की वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 एक्सपेक्टेड था वो sp2 हो गया, और दूसरा क्या एक्सपेक्टेड था, बॉन्ड एंगल भी sp3 के करस्पॉन्डिंग होने थे, तो वो sp2 के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्या है, चेंज इन एक्सपेक्टेड लेविस एसिड और बेस कैरेक्टर। ठीक है, तो ये भी आता है अच्छे से अपने को, है ना, कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर लेविस एसिड कैरेक्टर जो है ये कैसे देखा जाता है, तो हम बोलते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, क्या हो जाएगा, उतना अच्छा लेविस एसिड हो जाता है ना। अब क्या देखा हमने यहाँ पर, तो हमने बोला था ये BH3, इसमें बैक बॉन्डिंग है ना, तो ये बोरॉन के जो हैलाइड्स होते हैं क्या होते हैं, दीज आर लेविस एसिडिक इन नेचर, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट p ऑर्बिटल एट बोरॉन। ठीक है। अब क्या था यहाँ पर, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो BH3 है इसको सबसे स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होना चाहिए था। ठीक है, वो Bi3 को सबसे वीक लेविस एसिड होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, लेविस एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर उल्टा होता है, Bi3 की एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है और BH3 की एसिडिटी सबसे कम होती है। समझ आई बात ये? अब इसको कैसे समझ पाएंगे हम, तो हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग से समझ सकते हैं। क्या बोला था अपन ने बैक बॉन्डिंग में, हमने बोला था बैक बॉन्डिंग में ना क्या होता है, ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस जितना कम, बैक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग, और ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस जितना ज्यादा, बैक बॉन्डिंग उतनी कम होती है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो BH3 में क्या बोलेंगे यहाँ पर, बैक बॉन्डिंग कैसी, दैट इज बिटवीन 2p और आयोडीन की कैसी, दैट इज 2p5p, यहाँ 2p 4p हो जाएगा, यहाँ 2p 3p हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन जब क्या कर रहा है, बैक बॉन्ड बना रहा है, तो वो बोरॉन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और फ्लोरीन क्या करेगा, तो हम बोलेंगे 2p से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसलिए सबसे अच्छे से कर पाएगा। तो हम बोलेंगे BH3 वाला बोरॉन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सबसे कम रह जाएगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग वहां सबसे ज्यादा थी। समझ आ गई बात ये? BCl3 में बैक बॉन्डिंग रिलेटिवली कम है, तो उसका लेविस एसिड कैरेक्टर बढ़ गया। BBr3 में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग और ज्यादा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग और कम। तो Bi3 में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग किसकी होनी थी, 2p5p। समझ आ गई बात ये? तो इस वजह से क्या हो जाएगा, Bi3 सबसे अच्छा लेविस एसिड हो जाता है, और BH3 क्या हो जाएगा, सबसे खराब लेविस एसिड हो जाएगा इन सब में। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। फिर लेविस बेस भी देख सकते हैं अपन, है ना, लेविस एसिड बेस कैरेक्टर दोनों पे फर्क पड़ता है। अब हम क्या बोलेंगे कि नॉर्मल, ये R3 मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप है, वो कार्बन क्या है, सिलिकॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कार्बन नाइट्रोजन को कम इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, और ये जो सिलिकॉन है इसको नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन भिजवाने चाहिए। तो लेविस बेस कैरेक्टर जो होता है वो कैसे देखा जाता है, लोन पेयर डोनर एबिलिटी से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से हम देखते हैं, तो ये जो सिलाइल अमीन बोलते हैं इसको, सिलाइल अमीन जो है इसका लेविस बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए था, और अल्काइल अमीन इसका लेविस बेसिक कैरेक्टर कम होना चाहिए था, बट हुआ उल्टा, अल्काइल अमीन इज मोर बेसिक देन व्हाट, दैट ट्राइसिलाइल अमीन। इसकी वजह क्या रही, हम बोलते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और इधर क्या है, सिलिकॉन पर किसकी अवेलेबिलिटी, दैट इज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। यहाँ पर भी क्या है, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसके साथ शेयर कर लेगा, सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ शेयर कर लेगा। समझ आ गई बात ये, है ना। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ शेयर किया। समझ आ गई बात ये? इससे कौन सी चीज हुई, तो हमने बोला नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पर कम हो गई। ठीक है,
इस बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट की वजह से, बैक बॉन्डिंग इज नथिंग बट व्हाट रेजोनेंस हमने बोला है, तो हम बोलेंगे इस बैक बॉन्डिंग की वजह से अब ट्राइसिल अमीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पर पूरे टाइम अवेलेबल नहीं है, मतलब इसकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो गई। वही कौन सी चीज हो जाती है, लेविस बेस्ड कैरेक्टर देखें तो हम बोलेंगे लोन पेयर जितना इजीली अवेलेबल होता है लेविस बेस्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्रायल का अमीन में तो क्या है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर स्टेशनरी है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर स्टेशनरी नहीं था। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इधर नाइट्रोजन sp3 है, यहाँ नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर किस में चला गया था, तो हमने बोला इसका लोन पेयर चला गया था बैक बॉन्डिंग में। समझ आ गई बात ये, इसको उससे भी आप रिलेट कर सकते हो, यदि नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस वाले नाइट्रोजन का एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो लोन पेयर शेयरिंग एबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो इसकी लेसर बेसिसिटी बैक बॉन्डिंग से हम दो तरीकों से समझा सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग की वजह से एक तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई डीलोकलाइजेशन की वजह से, और बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होकर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इसलिए डोनर एबिलिटी कम हो गई। समझ आ गई बात अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो है वो कौन सा बोलेंगे हम कि लॉरी ब्राउनस्टेड एसिड कैरेक्टर जो होता है ये भी चेंज हो सकता है, किसकी वजह से, दैट इज बैक बॉन्डिंग की वजह से, है ना। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कि फिर से ये कि जो ये नॉर्मल टर्शरी अल्कोहल होता है इसकी एसिडिटी क्या होनी चाहिए, सेलेनॉल से ज्यादा होनी चाहिए, बट क्या है यहाँ पर फिर से उल्टा है, सेलेनॉल जो है दैट इज मोर एसिडिक देन व्हाट दैट अल्कोहल, है ना। सेलेनॉल की एसिडिटी अल्कोहल से ज्यादा है। वैसे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे एसिडिटी देखने का तरीका क्या होता है लॉरी ब्राउनस्टेड, तो हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम देखें तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसका कॉन्जुगेट बेस ओपन नेगेटिव चार्ज है और इधर सिलिकॉन है, इस पर किसकी अवेलेबिलिटी, दैट इज वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2p और सिलिकॉन का 3d, इनमें क्या हो रहा है बैक बॉन्डिंग, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया। समझ आ गई बात ये, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज का क्या हुआ, तो हमने बोला डीलोकलाइजेशन हुआ, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया मतलब क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया। समझ आती बात ये, जबकि जो अल्कोहल है इसके कॉन्जुगेट बेस में क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन कार्बन पर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है ना, क्योंकि कार्बन सेकेंड पेरिड का एलिमेंट है। समझ आ गई बात ये, तो क्या बोलते हैं अपन कि लॉरी ब्राउनस्टेड एसिड कैरेक्टर जो होता है उसमें भी ऑल्टरेशन देखने को हमको मिल सकता है। सेलेनॉल जो होगा इसकी एसिडिटी अल्कोहल से ज्यादा होती है, क्योंकि सेलेनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और इसके ज्यादा स्टेबल होने की वजह क्या है, दैट बैक बॉन्डिंग। आ गई बात समझ में, है ना। फिर इसके बाद अगला जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज अनएक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से, है ना। कौन सी चीज हम बोलते हैं इसमें, एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो कौन सा, दैट इज ऑफ कार्बीन, ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। कार्बीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम बोलेंगे कार्बीन में दो बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, और कार्बन पर एक क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना। कार्बीन को डिफाइन ही कैसे किया जाता है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन के वैलेंसी शेल में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है ना। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कार्बीन। समझ आई बात ये, है ना। तो कार्बीन इज व्हाट, इंटरमीडिएट, तो हम बोलेंगे इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन इन विच कार्बन कंटेन्स व्हाट, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंसी शेल एंड इवन देन इट रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। ये कार्बीन का स्ट्रक्चर अपन ने बनाया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, डाई हेलोजिनेटेड कार्बीन, है ना। कार्बीन में क्या दिख रहा है, ये हेलोजन के साथ दो बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक लोन पेयर है, तो ये दो दो और ये दो, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, दो दो बॉन्डेड पेयर थे और एक लोन पेयर, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है। हेलोजन जो है ना, हेलोजन मतलब भले ही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो, सबके ऊपर क्या अवेलेबल होता है, लोन पेयर। तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है कि दो बॉन्डेड एटम्स में एक के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल है और एक के ऊपर लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है। समझ आ रही बात ये, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी, सारे हेलोजन कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग करेंगे, बट क्या डिफरेंस आएगा, तो हम बोलेंगे CF2 में जो बैक बॉन्डिंग है वो 2p 2p ऑर्बिटल्स में है, CCl2 में 2p 3p,
CBr2 में 2p4p और CI2 में क्या दैट इज 2p5p। ठीक है, तो क्या पढ़ रखा है कैरेक्टर हमने कि जैसे जैसे ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जाता है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग पुअर होता जाता है ना। तो कार्बन की इंस्टेबिलिटी की वजह क्या थी, तो हमने बोला कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। ठीक है, तो हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से CF2 को सबसे ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए था और CI2 को सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। बट क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर बैक बॉन्डिंग की वजह से अनएक्सपेक्टेड आ गया। CF2 जो सबसे कम स्टेबल होना चाहिए था ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, और CI2 जो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था ये सबसे कम हो गया। रीजन समझ में आ गया ना। क्या बोले हमने, इन सब कार्बीन्स में डायहेलोजिनेटेड कार्बीन में क्या है, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फ्लोरीन का बैक बॉन्डिंग पार्टिसिपेशन सबसे अच्छा है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को सबसे अच्छे से मेकअप कर पाएगा। और CI2 में ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा था, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे पुअर था। आएगा समझ में अच्छे से ये। तो इस वजह से हमने कौन सी चीज बोली, तो हमने बोला बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हमको अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। समझ आ गई बात ये है ना। तो ये बैक बॉन्डिंग का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, या बेटर टू से उसके एप्लीकेशंस थे। अब इसके अलावा मैं आपको अगले वाली वीडियो में और क्वेश्चंस देने वाला हूँ इससे रिलेटेड, तो उसके बाद ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार करें।